स्टूडेंट, ये आपके तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पहली वीडियो है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके टोटल क्वेश्चंस हैं 68। तो हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, 20 + 20 और फिर अदर जो है 28। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है Which cell will measure standard electrode potential of copper electrode? बड़ा सिंपल, स्टैंडर्ड वर्ड जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जब आपका प्रेशर 1 बार या फिर बोल सकते हो 1 atm में हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर में हो, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है। तो देखो, ये तो 0.1 बार, ये तो रॉन्ग हो गया। ये आपका 2 मोलर, ये भी गलत है। ये परफेक्ट है जिसमें एवरीथिंग 1 मोलर या फिर 1 बार, ये भी गलत है बिकॉज ये 0.1 मोलर। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। ग्राफ हमेशा जब भी बनता है वो y = mx + c से बनता है। यहाँ खेल जो है वो इस तरीके से खेला गया है कि E मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव / मैग्नीशियम वर्सेस log Mg2 पॉजिटिव के बारे में बता दिया सीधा सीधा। यानी आपको ये log 1/Mg2 पॉजिटिव से काम नहीं चलाना होगा, आपको इसको log Mg2 पॉजिटिव करना ही होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इलेबोरेट करूँ तो आप समझ पाओगे कि जो Mg2 पॉजिटिव / Mg जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, E0 क्या, Mg2 पॉजिटिव / Mg, ठीक है, -0.059/n log यहाँ हो जाएगा आपका सीधा सीधा 1/Mg2 पॉजिटिव। तो क्योंकि जो स्पीड है उसको तेज करने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट E लिखूंगा और यहाँ डायरेक्ट मैं E0 लिखूंगा। आप समझ जाना E0 मैग्नीशियम के बारे में, राइट। तो -0.059/n, और अगर इसको थोड़ा भी आप सोल्व करो तो 1.0 माइनस में log मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब ये पूरी log 1.0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। देखो ये बात अच्छी तरह से समझ जाओ, log 1.0 0 होता है, लेकिन log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब ये पूरी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो माइनस का इसको ओपन करोगे तो माइनस को सीधा सीधा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा भाई E0 क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 0.059/n और सीधा यहाँ आ गया log मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये E है आपका, ठीक है। रूल क्या है, रूल है वही y = mx + c। अब y = mx + c बनाने के लिए हमने क्या किया, y एक्सिस तो हमारा ओके है, x एक्सिस क्योंकि mx है ना, m स्लोप और इनटू में ये, तो m इनटू में x, तो स्लोप इनटू में दिस, तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसा ही बना देता हूँ, इसको पहले लिख देंगे 0.059/n और ये आ गया आपका log Mg2 पॉजिटिव प्लस ये इंटरसेप्ट C जो है वो आपका क्या हो जाएगा, E0, ये हो जाएगा और ये E था। अब इस पूरी वैल्यू को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो साफ पता लग रहा है y एक्सिस पे है हमारा Mg2 पॉजिटिव / Mg, यहाँ है Mg2 पॉजिटिव / Mg जो कि इंटरसेप्ट है, और स्लोप जो आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, और इनटू में log Mg2 पॉजिटिव जिसका x जो है ये x है, ये आपका y हो गया सीधा सीधा। तो y और x के बीच में ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इंटरसेप्ट भी कुछ ना कुछ है, ये इंटरसेप्ट होता है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, राइट। तो ग्राफ सिमिलर है इसके, ठीक है। बड़ा इजीली बता सकते हो ग्राफ, केमिकल काइनेटिक में भी ऐसे कई ग्राफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। क्या ये दोनों एक्सटेंसिव है या फिर दोनों इंटेंसिव है या फिर एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव है। चलो देखते हैं। एक्सटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड होता है, इंटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, एक्सटेंसिव जो एडिटिव होता है, ठीक है, और इंटेंसिव जो एडिटिव नहीं होता। जैसे मान लो
आपके सामने मैं दो मास रखूं, एक मास है 5 kg, एक मास है 10 kg, तो दोनों के दोनों ऐड हो सकते हैं, तो मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और अगर मैं टेम्परेचर बोलूं, मान लो एक बीकर में एक पानी है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, एक का पानी है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। अरे भाई, अगर तुम इसको ऐड करोगे तो क्या टोटल जो पानी आएगा वो पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती। वॉल्यूम की बात करें तो 40 लीटर, 20 लीटर, हाँ जी, ये ऐड होके आपका 60 लीटर हो जाएगा। ये एडिटिव है, तो इसीलिए वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इस केस में ई सेल की बात की गई है, तो ई सेल आपने कभी भी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या ये देखा है कि ई नोट सेल कैथोड पे, ई नोट सेल एनोड पे, चलो इसको ऐड कर दो? नहीं, ऐसा एडिटिव तो ये कभी होती ही नहीं। आपने देखा होगा कि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। एक और एग्जांपल, किसी की ई सेल वैल्यू 0.4 वोल्ट है और किसी की ई सेल वैल्यू 0.6 वोल्ट है, तो क्या आप इनको कनेक्ट कर दोगे तो ऐड होके 1.0 वोल्ट हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दोनों में जो डिफरेंस है वो होता है एडिशन, इसमें नहीं होता। तो इसीलिए ये बात क्लियर है कि ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेल्टा जी जो कि एडिटिव भी हो सकती है, कई बार डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 ये ऐड हो सकती है। फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। डेल्टा जी को कहते हैं मैक्सिमम वर्क। अब मैक्सिमम वर्क में मान लो 5 लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है, तो 5 लीटर पेट्रोल में गाड़ी ज़्यादा मैक्सिमम वर्क करेगी या 20 लीटर में? जाहिर सी बात है 20 लीटर में ज़्यादा वर्क करेगी। यानी ये अमाउंट पे भी डिपेंड करता है मैक्सिमम वर्क। ये भी बात चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि डेल्टा जी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कूल, आगे चलते हैं। The difference between electrode potential of two electrode when no current is drawn through the cell, यानी अगर करंट ड्रॉन होगा ही नहीं थ्रू द सेल और फिर भी वो डिफरेंस पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो उसे बोलते हैं सेल ईएमएफ। और अगर करंट ड्रॉ हो गया तो उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि करंट ड्रॉन हुआ भी नहीं है सेल से, फिर भी दोनों का अगर इलेक्ट्रोड जो डिफरेंस देखते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो उसे हम सेल ईएमएफ बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ इनर्ट। इनर्ट इलेक्ट्रोड आमतौर पर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं जो सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। ये नहीं कि सॉल्यूशन में डाल दिया सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्शन शुरू होगी, नहीं, ऐसा इसका नेचर है ही नहीं, इसलिए ये इनर्ट है। पहला ऑप्शन है कि इट डज नॉट पार्टिसिपेट द सेल रिएक्शन, बिल्कुल सच बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कौन सी बात सच नहीं है, तो ये तो सच है। इट प्रोवाइड आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बिल्कुल सच बात है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। इट प्रोवाइड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सच बात है, बिकॉज ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों करवाता है अपने पास। लेकिन इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो रेड या फिर ऑक्स, रेडॉक्स तो नहीं हो सकता। रेड मीन रिडक्शन कर सकता है सिंगल, या ऑक्सीडेशन करता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो बताओ क्या होगा भाई? जरूर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होगी ई सेल से, तभी सेल बिहेव करने लगता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों चेंज हो जाती है। ई सेल की वैल्यू अगर 0 है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाता है। अगर ये उल्टा है यानी एक्सटर्नल वोल्टेज कम है, तो आप ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, बड़ी इजीली आपका जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट इसके अपोजिट होगी इन डैनियल सेल। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। कंडक्टिविटी के बारे में कुछ इसके फीचर्स हैं कि कंडक्टिविटी की कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। तो देखो कंडक्टिविटी कहाँ कहाँ डिपेंड होती है, साइज़ पे डिपेंड होती है। साइज़ जितना छोटा होगा
इलेक्ट्रोलाइट का उतनी तेज़ी से मूव करेगा वो, ठीक है ना। आपने कभी महसूस किया है जब आप एनोड पे रिएक्शन करते हो, ठीक है, तो यहाँ SO4 कार्बोनेट नाइट्रेट, क्या आपने कभी महसूस किया है ये OH इतनी जल्दी क्यों चला जाता है डिस्चार्ज होने के लिए इन सब की बजाय? रीजन अगेन, इसका साइज देखो कितना छोटा है, इनका ये बल्कि ग्रुप है, ये इतनी तेज़ी से मूव ही नहीं कर पाते जितनी तेज़ी से ये मूव कर पाता है। द रीजन इज साइज। इसी तरीके से विस्कोसिटी, गाढ़ापन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, और तो और कंडक्टिविटी सोल्वेशन पे भी डिपेंड करती है, बट इन्होंने तो कहा नहीं करती, इसका मतलब ये गलत है। यही ऑप्शन आपका वो पूछ रहे थे, तो आपका ऑप्शन मिल गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी सोल्वेशन पे भी डिपेंड करती है। एक बड़ा छोटा सा आयन है लिथियम, बड़ा तेजी से मूव करता है इधर उधर इधर उधर, लेकिन इसको चारों तरफ से किसने पकड़ लिया? H2O 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 H2O, ठीक है, H2O ने पकड़ लिया, तो इसकी बेचारे की मूवमेंट ही कम होगी, यानी आपकी कंडक्टिविटी कम होगी। उसी तरह से आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सच बात है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस उतनी तेजी से मूव करेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस इतना याद रखो, जो ज़्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव अगर कोई है तो उसकी मोर रिड्यूसिंग पावर होगी या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो ज़्यादा रिड्यूसिंग होता है वही आपका ऑक्सीडेशन होता है, ये सच बात है। तो कौन है ज़्यादा नेगेटिव? भाई ज़्यादा नेगेटिव तो मिल गया, ये रहा, क्रोमियम है। इनमें से ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नेगेटिव तो मोर रिड्यूसिंग तो मोर ऑक्सीडेशन, तो ये इनमें से ऑक्सीडेशन कौन करेगा? अब यहाँ भी दो ऑप्शन है आपके पास, क्रोमियम 3 पॉजिटिव या क्रोमियम। यार 3 पॉजिटिव कैसे लॉस करेगा? वो तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है, वैसे ही लॉस कर चुका है, लेकिन क्रोमियम अभी बिल्कुल ऐसा कैसा है, ये लॉस कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर है सेकंड। इन्हीं डाटा का यूज करते हुए वो कह रहा है बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। चलो भाई फिर देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग इन द सेंस जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, यानी इसकी तरफ इशारा है। अब इसकी तरफ भी दो हैं ऑक्सीडाइजिंग, वैसे ही जैसे ये रिड्यूसिंग था, वहाँ ऑक्सीडाइजिंग का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? चलो देख लेते हैं। MnO4 सिंगल नेगेटिव पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। तो जाहिर सी बात है जल्दी इलेक्ट्रॉन अगर इनके बीच में रख दिए जाएं तो ये ज़्यादा भूखा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इवन गेन करके ये बना देता है। ये करेक्ट आंसर है आपका MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है अगर थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए। वो कह रहा है कि रिड्यूसिंग पावर बताइए, और वो भी किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर बतानी है। तो रिड्यूसिंग पावर का वही मतलब है जो मोर नेगेटिव होगा। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, मोर नेगेटिव, मोर रिड्यूसिंग का मतलब मोर ऑक्सीडेशन करने वाला, ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन करने वाला। अब यहाँ पर SRP वैल्यू जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इन्होंने सभी की दे रखी है, जिसे हम E0 वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो ही गए हैं ना। तो SRP वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो उतना जल्दी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ये ज़्यादा नेगेटिव है तो रिड्यूसिंग का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा भाई? क्रोमियम, इसका राइट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसका राइट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका राइट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका राइट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सिर्फ रिड्यूसिंग पावर को ही देखें तो, क्योंकि लेफ्ट वाले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये बन चुके हैं ना। इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा ये बना, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा ये बना, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा ये बना। तो हमें तो बताना है रिड्यूसिंग पावर इन द सेंस आपको ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। इसके लिए आपको SRP वैल्यू देखनी होगी और उसके राइट वाले पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट। इसकी SRP वैल्यू सबसे कम है तो रिड्यूसिंग कौन हुआ सबसे ज़्यादा? क्रोमियम, ना कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव। इसी तरीके से
आगे अगर हम चलें तो इससे जस्ट ऊपर कौन होगा आपका, ये होगा, यहाँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, तो क्रोमियम फिर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, फिर उसके बाद Cl नेगेटिव और उसके बाद Mn2 पॉजिटिव। तो पहले कौन है, क्रोमियम, फिर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव। तो क्रोमियम, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Mn आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यही ऐसे हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन वेरी सिंपल, वो कह रहा है स्टेबल आयन बताओ इन रिड्यूस्ड फॉर्म। स्टेबल आयन बताने हैं हम आपको, यानी रिड्यूस्ड फॉर्म इन द सेंस ये ऑक्सीडाइजिंग रहा होगा तभी तो रिड्यूस है। समझो, आईएनजी का मतलब अलग है और रिडक्शन का मतलब अलग है। रिड्यूस का मतलब, ये रिडक्शन को ही रिड्यूस बोलते हैं हम, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है, जो मोर पॉजिटिव हो। तो ढूंढ लो कौन है मोर पॉजिटिव, और वो मोर पॉजिटिव क्या होना चाहिए आपका, ऑक्सीडाइजिंग होगा। ऑक्सीडाइजिंग को कहते हैं रिडक्शन होगा, और वो स्टेबल फॉर्म में, तो मोर पॉजिटिव ढूंढते हैं। चलो सॉरी, ये देखो, ये आपका, ये पोर्शन में फिर से हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब इसमें से मोर पॉजिटिव कौन है, तो भाई साफ साफ पता लग रहा है मोर पॉजिटिव ये है, लेकिन इसका स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सा होगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो +7 है, ये कहाँ से अभी रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस हो चुका है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके ये रिड्यूस हो चुका है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके ये रिड्यूस हो चुका है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर राइट वाला रिड्यूस की स्टेबल फॉर्म है। तो यहाँ भी आपका जो मेन होगा आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ये देखो, सबसे रिड्यूस फॉर्म जो कि पॉजिटिव रिड्यूस्ड फॉर्म है, यानी ऑक्सीडाइजिंग, यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये है। तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव करेक्ट आंसर होना चाहिए 11th का, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। इसी का उल्टा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड, तो इसका मतलब हमें रिड्यूसिंग पे ध्यान देना है। रिड्यूसिंग का मतलब मोर नेगेटिव पे ध्यान देना है, मोर नेगेटिव पे ध्यान देना है। अब मोर नेगेटिव कौन है भाई, ये तो क्रोमियम है, ठीक है। मोर नेगेटिव अब इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। देखो यहाँ लेफ्ट से राइट आने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और राइट से लेफ्ट जाने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो स्टेबल हो चुका है वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। तो आंसर है इसका क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, वीडियो को रिपीट करके देख लो, पता लग जाएगा। नेक्स्ट वन 13, हम अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। हमारा टारगेट जो है वो 20 का है, और हर वीडियो में हम 20 और फिर अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेंगे। 3 वीडियो में बनेगी हर बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एक्वस, या फिर सॉरी Al2O3 बोल लो, तो Al2O3 को आप डिसोसिएट करोगे तो ये बनाएगा आपका Al3 पॉजिटिव और 3O2 नेगेटिव। क्लियर, लेकिन इसने तो सिर्फ 1 मोल कहा है, तो हम तो 1 मोल ही लेंगे, तो 2 की जगह 1 ही लेंगे। है हमारा सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। ये वो सेल कांस्टेंट है जो आपका कंडक्टिविटी सेल के अंदर क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर ए सेल। G* को बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सेल। बड़ा सिंपल, ये नहीं कि सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल चेंज विद चेंज, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज कर दो G* चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेल हमेशा सेम रहता है फॉर ए सेल। वाइल चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी, देखो लेड स्टोरेज बैटरी की जो रिएक्शन है वो ऑन चार्जिंग और ऑन ऑपरेटिंग दोनों की दोनों है, वो आपको सीखनी चाहिए। अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करूं तो ये रिएक्शन जो है वो इस तरह से चलती है ऑपरेटिंग के केस में, Pb प्लस में PbO2 प्लस में H2SO4 2H2SO4, और ये आपको रिएक्शन कौन सी देती है, 2PbSO4 प्लस में 2H2O। ये वो रिएक्शन है जब आपके घरों की लाइट चली जाती है और आपका जो इन्वर्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो तो ये पूछ ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि लाइट आ गई और इन्वर्टर रिचार्ज होना शुरू हो गया।
तो इन्वर्टर अगर रिचार्ज होना शुरू हो रहा है तो ये आपका PbSO4 से दोबारा PV बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब तो आंसर क्लियर हो ही गया। इसका मतलब PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, बिल्कुल। यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यू नो वेरी वेल। यहाँ 0 होती है, तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, इसे बोलते हैं रिडक्शन। तो वो सही तो बोल रहा है, PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, और Pb जो होता है ये एनोड पे होता है, और PbO2 जो होता है ये कैथोड पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैटरी की दुनिया का, लेड स्टोरेज बैटरी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल यार, देखो कैंसिल करके, Cl से Cl कैंसिल हो गया, ओके, हाइड्रोजन से और कोई कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन गलत है, हटाओ। अगला ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें Cl से Cl कैंसिल हो गया, ओके, OH, सोडियम से सोडियम कैंसिल हो गया, तो हाँ जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आगे जाओ मत, मिल गया, यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड विच ऑफ हाफ सेल रिएक्शन अकर एट एनोड, इनमें से कौन सी रिएक्शन एनोड पर आएगी। देखो कैथोड पे जो रिएक्शन है वो तो साफ साफ पता लगता है, Na और इनमें, इन दोनों में से कोई ना कोई रिएक्शन एक आपकी कैथोड पे आ जाएगी। ठीक है, डिसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, NaCl डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, और H2O डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। इन दोनों में से कोई एक आयन आपका कैथोड पे जाएगा, जिसकी ई नोट वैल्यू हाई होगी, जिसकी ई नोट वैल्यू हाई होगी वो जाएगा आपका कैथोड पे। लेकिन क्या आपको पता है, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो जिसकी ई नोट वैल्यू लो होगी वो जाएगा आपका एनोड पे, और यही उन्होंने पूछा है। तो इन दोनों को तो हटा ही दो भाई, Na और H ये तो कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पे। उन्होंने पूछा है एनोड, तो इन दोनों को तो हटा दो, ऑप्शन 1 और 3 तो बिल्कुल गलत है, इन दोनों में से कोई एक ठीक है। अब ई नोट वैल्यू जिनकी लो होती है, इसकी लो है, इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए आपका एनोड पे। लेकिन जाता कौन है, जीतता कौन है, ये रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की काइनेटिकली अगर हम स्पीड देखें तो काइनेटिकली अगर इसका जो लॉजिक है वो है, ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, होती तो है लेकिन इतनी स्लो है कि उससे पहले Cl पहले ही चला जाता है। ठीक है, और Cl पहले जाता है, और तो और ये देखना होता है हमें कि एनोड वाले केस में इनकी ई नोट वैल्यू लो किसकी है, और लेफ्ट वाले केस में इसकी वैल्यू हाई किसकी है। या फिर आप एक दूसरा लॉजिक इस्तेमाल कर लो, वो लॉजिक क्या है, SO4 टू, ऊपर बताया था मैंने, CO3 टू नेगेटिव, उसके बाद क्या आती है NO3 सिंगल नेगेटिव, उसके बाद क्या आता है OH नेगेटिव, उसके बाद आता है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और ना नीचे की तरफ डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होती है, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये आयन अगर आपको याद हो गए तो आप 2 मिनट में बता सकते हो कि Cl जो है वो देखो OH से नीचे है, तो इन दोनों में से कौन आएगा, Cl आएगा, तो ये सीधा सीधा आपको आंसर बता देगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दो तरीके हैं, या तो देख लो ई नोट वैल्यू लो किसकी है एनोड वाले केस में, और या देख लो कि लो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी है। ठीक है, तो याद रखना भाई इस बात को स्पेशल, कैथोड के लिए हम देखते हैं ई नोट वैल्यू हाई, और एनोड के लिए हम देखते हैं ई नोट वैल्यू लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, इसमें मज़ा और आएगा। क्वेश्चन है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कॉपर की, जो इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है पॉजिटिव वैल्यू ई नोट की, इसकी एक तो ये कि ये ऑक्सीडाइजिंग है, यानी ये आपका रिडक्शन करता है, यानी ये आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है। तो देखते हैं इसमें जो आंसर दे रखा है आपका सेकंड, वो क्या है, दिस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग, तो हमने वो तो पहले ही बता दिया था। देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की तो 0 होती है, इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये देखो मैं एक्यूरेट वैल्यू बता सकता हूँ इसकी 0.34 वोल्ट,
इसकी 0 वोल्ट। तो ये सीधा सीधा आंसर हो गया। एक है ये कॉपर जो है वो कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। यार कैसे कर सकता है डिस्प्लेस? ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन हो गया? ज़्यादा रिएक्टिव तो आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अगर किसी को ये सीरीज याद नहीं है तो मैं बता दूं, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। कल्लू ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, सेंट्रो। पापा बोला एच क्यों आज और पिटेगा। नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज हो रही है और ऊपर से नीचे की तरफ ई नोट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है और नीचे से ऊपर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोजन है और नीचे कॉपर है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन की ई नोट वैल्यू कम है। वो तो ये भी बोल रहा है 0, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बड़ा सिंपल से लॉजिक है यार। 19 ई नोट वैल्यू ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क्स। सभी की ई नोट वैल्यू दे रखी है भाई, एच की ई नोट वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड क्योंकि इसमें जो वैल्यू है इसकी रिड्यूस का मतलब ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी ई नोट वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग होने के लिए, अगर कोई ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है तो वो तभी है जब ई नोट वैल्यू जो है उसकी पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कैसे। H2SO4, ये H पॉजिटिव है, ये SO4 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, और यहाँ H2O को अगर ले ले तो ये H पॉजिटिव है और ये आपका OH नेगेटिव है। तो इन डाइल्यूट हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड, यहाँ तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, यहाँ तो कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा ही जाएगा। तो वन ऑप्शन वैसे ही ठीक हो गया आपका। और इसमें अगर देखा जाए तो इन डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड। हाँ, इन दोनों में देख लो भाई, इन दोनों में देखने के मैंने 2 तरीके बताए हैं। या तो आप यही देख लो कि डिस्चार्ज पोटेंशियल भाई OH की ज़्यादा है तो वाटर तो एनोड पे जा रहा है, वैसे ही जा रहा है, OH है। या फिर ऐसे देख लो भाई दूसरी जो ई नोट वैल्यू के बिहाफ पे, कि जिसकी ई नोट वैल्यू यहाँ पर लो होती है वही जाएगी। अब OH और SO4 को देखते हैं। SO4 की वैल्यू ये है, OH की वैल्यू ये है। लो किसकी है? आपकी इसकी है, H2O की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही जाएगा, कहाँ पे? एनोड पे। दोनों में से कोई भी तरीका देख लो, यही जा रहा है। SO4 तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बाकी देखो SO4 नहीं जा रहा, ये गलत है। बाकी आपका ऑक्सीडाइज वाटर ऑक्सीडाइज एनोड पे नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। सिंपल ना। आज का लास्ट क्वेश्चन एंड गेम इज ओवर। क्या ई नोट इज इक्वल टू, अगर 1.1 वोल्ट है डैनियल सेल के लिए, विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला था हमारा एट इक्विलिब्रियम पर, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या था? 0.059 बाई n log Kc, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम इससे एक चीज़ तो साफ साफ बता सकते हैं, ई नोट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट अगर है तो n को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n जो कि उन्होंने बता दिया कौन सा सेल है? डैनियल सेल है। तो डैनियल सेल किसका होता है भाई? जिंक प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। तो यहाँ तो 2 पॉजिटिव देख के 2 इलेक्ट्रॉन साफ नजर आ रहे हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.2 वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 0.059 हो गया, और वैल्यू क्या है? log Kc। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और एक ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है कि ई नोट सेल की जो वैल्यू होती है, अगर मैं इसको मान लो, देखो एक तो आपको समझ में आ ही गया है, इसको तो मैं अब रब कर देता हूँ, यहीं पे दूसरे को एक्सप्लेन कर देंगे। ई नोट सेल की वैल्यू जो है ये है आपकी 1.1। तो 1.1 जो है वो किसके इक्वल है?
1.1 इज इक्वल टू 0.059। मैं आपको बता दूं 0.059 जो होती है वो असल में इस वैल्यू को डेराइव किया गया है और वो कौन सी होती है 2.303 RT NF। NF का मतलब 2F log KC। कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू जो है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे 0.059 बाई n की वैल्यू 2। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है इसको मैच कर गया, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं। केसी डायरेक्ट 1.1 है ही नहीं। लॉग केसी भी ये नहीं हो सकता। लॉग केसी भी अगर इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई भी कर लो है ना, डिवाइड कर लो, तो आप चेक कर सकते हो इसको पूरे को सोल्व करके कि ये 1.1 लॉग केसी नहीं आएगा। ठीक है, डिवाइड करके तो कहीं से भी नहीं आएगा। तो ये थे हमारे टॉप 20 जो इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट सेकंड, उसमें हम अगले 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। टेक केयर।